तो हम पढ़ रहे थे कि मुगलों में जो अश्वारोही सेना होती थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। इसके अलावा हस्ती सेना और नौसेना मुगल की सेना में पाई जाती थी। हस्ती सेना मतलब हाथियों पे रहने वाली सेना, और नौसेना मतलब जल सेना भी मुगलों के पास थी। अब देखिए, अरब शासनकाल के 11वें वर्ष प्रथम बार मनसबदार दिए गए थे, है ना। पहले अकबर के शासन के 11वें वर्ष। दोस्तों, अकबर से पहले मनसबदारी व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी। अकबर का शासनकाल के भी 11वें वर्ष में मनसबदारी प्रथा चालू की गई थी। शुरू ये अब हुई थी, ठीक है। मनसब कोई पद्धति नहीं थी, बल्कि मनसब का अर्थ होता था पद या श्रेणी, है ना। ऐसे नहीं है कि मनसब जैसे कि हमने पहले पढ़ा वजीर हो गया, है ना, दरोगा हो गया, दरोगा एक डाक चौकी हो गया, वैसे मनसबदारी व्यवस्था कोई पद नहीं था, है ना। मतलब कोई पद्धति नहीं थी, बल्कि एक पद या श्रेणी थी। मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे किसी को 2000 मनसबदारी दे दी गई, है ना, किसी को 4000 मनसबदार बना दिया गया, किसी को 6000 मनसबदार बना दिया गया, तो उससे उसके पद की वैल्यू का पता चलता था। मतलब 6000 मनसबदार इन सबसे बड़ा हो गया, 4000 उससे नीचा हो गया, और इनके पास फिक्स होते थे कि 2000 मनसबदार के पास में इतनी निश्चित सेना होगी, उसमें इतने घुड़सवार होंगे और इसको इतना वेतन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही 4000 मनसबदार में भी फिक्स होते थे कि भाई इसके पास इतनी सेना होनी चाहिए और इसे इतना वेतन मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पद्धति नहीं थी, मतलब एक पद था ये, है ना। पद या श्रेणी होती थी। मतलब श्रेणी कैसे हो गई, जैसे 2000 मनसबदार, 4000 मनसबदार, 6000 मनसबदार, तो श्रेणी के अकॉर्डिंग ये लोग बटे होते थे। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार नामक द्वैध भागों में इसे बांटा गया था। मतलब एक तो होते थे इनमें जात दोस्तों, और एक होते थे सवार। तो हम पढ़ते हैं आगे ये क्या होते थे। जात से व्यक्ति की वेतन और पद की स्थिति का बोध होता था, तो सवार से घुड़सवार और दस्ते का बोध होता था। जात से तो क्या पता चलता था कि भाई इसे कितना तो वेतन दे रहे हैं, और उस वेतन के अनुसार इसकी रैंक क्या हो गई, मतलब पद क्या हो गया। और सवार से मतलब होता था कि इसके पास में कितने घुड़सवारों के दस्ते हैं। जो मैंने बताया कि मनसबदारी व्यवस्था ऐसे ही बटी होती थी, जैसे 2000 मनसबदार है तो उसके पास में कितने तो उसकी तनख्वाह होगी और कितने उसको घुड़सवार रखने का हक होगा, है ना। ऐसे होता था। तो ये ही जात और सवार पे ये बनी हुई थी कि जात और सवार पे आधारित। जात का मतलब होता है कितनी तो उसे तनख्वाह मिलेगी और उसकी पद स्थिति क्या होगी, और सवार का अर्थ होता था कि उसके पास में कितनी सेना होगी, है ना। दस्ते का बोध होता था इससे, ठीक है। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब 10वां और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का था, जो कालांतर में 12,000 का हो गया था। सबसे छोटा मनसब तो 10 का था और सबसे बड़ा मनसब कितना हो गया था दोस्तों, 12,000 तक अकबर के काल में गया था। अब 10 से 500 के नीचे तक के तो कहलाते थे दोस्तों मनसबदार, है ना। इसके बाद में मतलब जिसके पास में 10 जात से लेकर 500 जात होते थे। जात मतलब क्या हो गया कि मतलब अपन ने पढ़ा था कि वेतन और पद से होता है ना, वो तो मनसबदार कहलाते थे। 500 जात से जो ऊपर हो जाते थे परंतु 2500 से कम होते थे, वो क्या कहलाते थे, अमीर। मतलब अब इनका पद बढ़ता जा रहा है कि मनसबदार नीचे, फिर अमीर उससे बड़ा, फिर 2500 जात से ज़्यादा वाला क्या कहलाता था, अमीर उम्दा कहलाता था। इतनी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, बस समझाने के लिए यहाँ पे बताई गई हैं। मनसबदारों को नगद और जागीर रूप में वेतन मिलता था। मनसबदारी व्यवस्था आनुवांशिक नहीं थी। मनसबदारों को वेतन कैसे दिया जाता था दोस्तों, या तो नगद देते थे, है ना, कि मतलब 4000 मनसबदार को मतलब जैसे मान लो 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष की तनख्वाह दी जाएगी, या तो ऐसे होता था, या फिर क्या होता था कि इनको एक जागीर दे दी जाती थी कि इसको जैसे 200 बीघा ज़मीन दे दी गई, 200 बीघा से एक निश्चित आय, तो यह उससे जो आय प्राप्त होगी, राजस्व प्राप्त होगा, एक निश्चित भाग तो यह दे देगा राजा को, और बाकी जो भाग होगा वो अपनी तनख्वाह के रूप में रख लेगा, है ना। यह ऐसे कर दिया जाता था। उसे क्या कहते थे, जागीर कहते थे। एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्या मनसबदारी व्यवस्था आनुवांशिक थी, कि जैसे अधिकारी होते थे दोस्तों कि एक जो वजीर बन गया फिर आगे उसका बेटा भी वजीर बन जाता था। मुगल काल में ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे राजशाह कालों में ऐसा होता था कि मतलब अधिकारी पद वंशानुगत हो गए थे। लेकिन मुगल काल में ना तो अधिकारी पद ज़्यादातर वंशानुगत नहीं थे, बहुत कम ऐसे होता था कि अधिकारी पद वंशानुगत हों। ज़्यादातर उनमें प्रतिभा की वैल्यू की जाती थी, खासकर अकबर जैसे राजाओं के समय तो। और मनसबदारी व्यवस्था भी आनुवांशिक नहीं थी। मतलब अगर मनसबदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र को वो मनसब नहीं मिलेगी जो उसे प्राप्त थी। औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर ही नहीं बची, है ना। इस स्थिति में
इस स्थिति को बेजागिरी कहा गया। ठीक है। अब दोस्तों औरंगजेब ने तो ध्यान ही नहीं दिया मनसबदारी और राजस्व प्रणाली पर। उसने क्या ध्यान दिया था? उसने ध्यान दिया था सिर्फ अपना मतलब साम्राज्य बढ़ाने पर, है ना। वो कुछ संभाल ही नहीं पाया था अपनी, मतलब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये इनमें तो मतलब वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया था। तो क्या हुआ था कि मनसबदार, उसने इतने ज़्यादा मनसबदार इकट्ठे कर लिए कि उन्हें देने के लिए ना तो उसके पास में वेतन बचा और ना उसके पास में जागीर बची। तो फिर क्या हुआ, इस चीज़ को क्या कहा गया? इस चीज़ को कहा गया बेजागिरी, है ना। मतलब जब जागीर नहीं बची उसे क्या कहा गया? उस स्थिति को बेजागिरी कहा गया। वे सभी अधिकारी जिन्हें 10,000 से ऊपर का मनसब प्राप्त होता था उन्हें अमीर वर्ग या फिर उमरा वर्ग कहा जाता। तो हमने पढ़ा कि 10,000 से ऊपर और 2500 से नीचे वालों को क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था। और 2500 से ऊपर वालों को क्या कह देंगे? अमीर उम्दा कह देंगे। ये अपन ने पढ़ लिया। ये मनसबदार जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादामी के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिया जाता था, जागीरदार कहलाते थे। अब देखो दोस्तों कि जो मनसबदार होते थे ना, उनको तो ज़्यादातर, है ना, जो तनख्वाह के रूप में नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें नगद वेतन की जगह जागीर दे दी जाती थी, है ना। तो जिनको जागीर दे दी जाती थी, मतलब जमादामी दे दी जाती थी कि भाई इस जागीर में से तुम अपना राजस्व इकट्ठा करके अपनी तनख्वाह भी ले लो और बाकी जो बचा हुआ राजस्व होता है वो अब राजा को जमा करवा दो, है ना। तो जमादामी के आधार पर जिनको कुछ राजस्व क्षेत्र दिए गए थे वो क्या कहलाते थे? वो जागीरदार कहलाते थे, क्योंकि उन्हें कुछ जागीरें दी गई थी। ठीक है। इसके अलावा इनाम भूमि का नाम भी बहुत फेमस रहा है मुगल काल में। तो इनाम भूमि अपन ने पहले भी पढ़ ली, फिर से देख लेते हैं। इनाम वह भूमि थी जो विद्वानों, धर्मनारायणों, व्यक्तियों व विद्वानों को, अनाथों को दी जाती थी। या तो कोई विद्वान व्यक्ति हो या फिर कोई धार्मिक रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति हो या फिर कोई मतलब विद्वान अनाथ हो, है ना, इनको दी जाती थी और इनका कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं था। मतलब इस भूमि से उन्हें प्रशासन को कोई राजस्व नहीं चुकाना पड़ता था, है ना। इसे मदद ए माश भी कहा जाता था। तो इनाम भूमि क्या होती थी दोस्तों? हमने पढ़ा था कि अकबर ने सिखों के 5वें गुरु को दी थी भूमि, है ना, जिस पे आगे चलकर उन्होंने अमृतसर नगर बसाया था। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने वो पारसी गुरु थे उनको भी, जैन गुरु थे उनको भी कुछ भूमि दी थी और भी बहुत सारे लोगों को, वल्लभ संप्रदाय के लोगों को भी कुछ भूमि दी थी। तो वो ना तो जागीरदारी भूमि होती थी और ना ही मनसबदारी टाइप्स कुछ होती थी। वो क्या होती थी? वो होती थी मतलब एक दान, मान लो आपके, उनको दान कर दिया, है ना, जिसके बदले उन्हें कोई भी भू राजस्व चुकाना नहीं पड़ता था। उनका कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं था उस भूमि के लिए, है ना, कि चाहे वो कुछ भी करे उस भूमि पर। ये मतलब कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं था कि जैसे जागीरदारों को जो भूमि दी जाती थी उनके प्रति उनका प्रशासनिक दायित्व होता था कि जागीरदार इस भूमि से जो जमादामी होगी उसमें से कुछ पार्ट खुद रखेंगे और कुछ पार्ट सरकार को चुकाएंगे। ठीक है। लेकिन इस भूमि में जो इनाम भूमि होती थी, इस भूमि में कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं था, इसलिए इस भूमि को मदद ए माश भी कहा गया। ठीक है। मुगलकालीन राजस्व भूमि 3 भागों में विभक्त थी दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। एक तो खालसा भूमि होती थी, एक जागीर भूमि होती थी और एक सरयुगल या मदद ए माश होती थी। खालसा भूमि क्या होती थी? भूमि से प्राप्त आय सीधे शासक के खजाने में। कुछ भूमि जो सीधे केंद्र सरकार के खजाने में, वहाँ से जो आय प्राप्त हो रही है वो डायरेक्ट वहाँ जा रही है, तो वो क्या हो गई? खालसा भूमि हो गई। ठीक है। दूसरी जागीरी भूमि, जागीरी भूमि वही जो जागीरदारों को दी जाती थी। राज्य के कुछ मुख्य अधिकारियों को वेतन हेतु दी गई भूमि जिस पर कर वो ही वसूलते थे। मतलब जागीरी भूमि जो जागीरदारों को दी जाती थी उस पर वो कर जागीरदार वसूलते थे और उस कर में से वो अपनी सैलरी भी ले लेते थे और बची हुई जो पैसे होते थे वो राज्य को लौटा दिए जाते थे। ठीक है। और तीसरी हो गई सरयुगल या मदद मास, जो भूमि अनुदान में दी गई है, मतलब जो भूमि दान में दे दी जाती थी। तो 3 तरह की भूमि हो गई, एक तो खालसा भूमि, एक जागीरी भूमि और एक सरयुगल या मदद मास। खालसा भूमि सीधे शासक के खजाने में, जागीरदारी भूमि जागीरदारों के माध्यम से शासक के पास जाती थी और सरयुगल जो दान में दे दी जाती थी। ठीक है। अकबर के शासनकाल में जाब्ती प्रणाली अपनाई गई थी, है ना, और जहाँ का उत्पादन 1/3 भाग कर के रूप में दी जाती थी। दोस्तों जो मतलब कर उत्पादन के लिए जो प्रणाली अपनाई गई थी वह जाब्ती प्रणाली थी अकबर से शेरशाह की। अकबर ने शेरशाह की जाब्ती प्रणाली अपनाई थी, जहाँ सॉरी ये गलत लिख दिया, हाँ सही है, ये शेरशाह सूरी ने दोस्तों ये जो जाब्ती प्रणाली थी ये शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की थी और उसी को फॉलो करते हुए अकबर ने भी कर वसूल करने की जाब्ती प्रणाली अपनाई थी। और इसके अंतर्गत क्या होता था कि भूमि के कुल उत्पादन का 1/3 भाग
राजा को कर के रूप में दे दिया जाता था, है ना। जैसे कि 99 चीज़ें हैं, उसका 1/3 भाग हम राजा को दे देंगे, मतलब 99 में से हम 33 चीज़ें राजा को दे देंगे, है ना, और बाकी बची 66 चीज़ें हम अपने पास रख लेंगे, है ना। तो ये होती थी जाप्ती प्रणाली की, मतलब भूमि से जो भी उत्पादित चीज़ होती है उसका 1/3 भाग सरकार को जमा हो जाता था। जाप्ती प्रणाली अत्यंत महंगी और दोषपूर्ण होने के कारण नस्क और कनकूत प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई। शुरू में उन्होंने जाप्ती प्रणाली अपनाई जो शेरशाह ने अपनाई थी, फिर आगे चलकर नस्क और कनकूत प्रणाली भी अपनाई गई। नस्क और कनकूत व्यवस्था में पिछले वर्षों की पैदावार का अंदाजा लगाकर लगान ली जाती थी। अब नस्क और कनकूत व्यवस्था में डिफरेंस क्या था दोस्तों जाप्ती प्रणाली से, कि जाप्ती प्रणाली में तो फिक्स था कि भाई हर एक भूमि से हमें 1/3 चीज़ लेनी है, लेकिन नस्क और कनकूत इसमें देखा जाता था कि उस खेत विशेष में पिछले वर्षों में जो जितनी आय हो रही है उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाकर इस साल उसका मतलब राजस्व लिया जाता था, मतलब पिछले वर्षों की आय के हिसाब से। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते थे दोस्तों कि जिनकी भूमि में कुछ भी वसूल नहीं होता था, मतलब कुछ भी नहीं उगता था, बंजर भूमि होती थी, अब उनसे भी 1/3 ले लिया। और कुछ जागीरदार लोग होते थे जिनके पास उत्तम सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, उनके पास अब बहुत सारे उत्पादन के साधन थे, उनसे भी 1/3 ही ले रहे हैं ना। तो फिर ये क्या हो गया कि कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए दाने नहीं रहते थे और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा मतलब अनाज इकट्ठा हो जाता। तो इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए कनकूत और नस्क व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें कि भाई जहाँ पे ज़्यादा ज़मीन की पैदावार जहाँ अच्छी है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा राजस्व ले लिया जाए, जिनकी पैदावार कम है उनसे थोड़ा सा कम राजस्व ले लिया जाए। आगे चलकर अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो कि 1 करोड़ के राजस्व के रूप में 1 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में एकत्र करता था। ये अपन ने बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष आईने दहसाला नामक एक कर व्यवस्था शुरू की गई, जो किसने की थी, इसे ही टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। दोस्तों एक और कर व्यवस्था अकबर के शासनकाल में आई, अंतिम रूप से अंतिम शासनकाल मान सकते हो आप, जिसे कहते हैं आईने दहसाला। और ये आईने दहसाला डालने वाला कौन था, टोडरमल था, और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें क्या था, अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों में उत्पादन और उसी समय उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था और कर अदायगी नगद रूप में करनी होती थी। अब आईने दहसाला क्या थी कि दोस्तों किसी भी खेत का पिछले 10 वर्षों का अनुमान लगा लिया जाता था कि पिछले 10 वर्षों में इस खेत में क्या उत्पादन रहा है, और उस समय उन 10 वर्षों में उस फसल का पर्टिकुलर फसल का मूल्य क्या रहा है, दोनों का औसत निकाल लिया जाता था। औसत निकाल के उसके पश्चात उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था, और वो राजस्व जो होता था दोस्तों वो फसल के रूप में नहीं, मतलब कैश रूप में लिया जाता था। कि हम मतलब जैसे कि खेत में जैसे कि 100 किलो अनाज पैदा हुआ, उसका 1/3 भाग दे दिया, नहीं, ये होता था कि 100 किलो अनाज आपके पैदा हुआ है तो 1/3 भाग के जितने पैसे होते हैं वो पैसे राजा को देने होते थे, तो एक नगद रूप में राजा को टैक्स चुकाना होता था। ये था आईने दहसाला। इसी के नाम पे आईने दहसाला, मतलब नाम से समझ जाओ, अब दहसाला मतलब 10 साल का औसत, है ना, इस नाम से। और किसने दी थी, टोडरमल ने दी थी। किसके काल में आई थी, अकबर के काल में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईने दहसाला याद रखिएगा। इसके अलावा कर निर्धारण की पुरानी पद्धति बटाई और गल्लाबख्शी भी प्रचलित थी। और भी कर निर्धारण की कई तरह की हो गई दोस्तों। देखो पहले हमने पढ़ा शेरशाह सूरी वाली जाप्ती प्रणाली, उसके बाद में हमने पढ़ा नस्क और कनकूत प्रणाली, उसके बाद में हमने पढ़ा टोडरमल बंदोबस्त, इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि इसके अलावा कई कर निर्धारण की कई पुरानी पद्धतियाँ बटाई गल्लाबख्शी भी प्रचलित थी। बटाई और गल्लाबख्शी, जिसमें भी क्या होता था, उपज का 1/3 भाग राज्य को देना पड़ता था। और राजस्व का निर्धारण इसमें 3 तरह से होता था दोस्तों। बटाई किस तरह से होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। खेत बटाई मतलब फसल तैयार होते ही बांटना, मतलब खड़ी फसल है, खड़ी फसल का अनुमान लगा लो और उसका 1/3 भाग राजा को दे दो, ठीक है। लंक बटाई क्या होती थी, फसल जब कट जाती थी ना उसके बाद में कटी हुई फसल में से 1/3 फसल राजा को दे दो। और राशि बटाई क्या होती थी, अनाज निकलने के बाद में बांटना। फसल खड़ी भी है, कट भी गई, अब जब अनाज निकल गया तो उस अनाज का 1/3 भाग हम राज्य को दे देते हैं। तो ये 3 तरह की बटाई उस समय होती थी बटाई पद्धति में, खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। भू राजस्व निर्धारण हेतु अकबर ने खेती को भी 4 भागों में बांटा था दोस्तों। खेत
को भी 4 भागों में बांटा था कि हर तरह के खेत से एक तरह की मतलब कर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भूमि के अलग अलग प्रकार होते थे, जैसे पोलज भूमि, प्रति भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि। पोलज भूमि होती थी जहाँ प्रतिवर्ष खेती होती थी। प्रति भूमि होती थी उर्वरता प्राप्त करने के लिए भूमि को 1 साल खाली छोड़ देना, मतलब 1 साल खेती 1 साल खाली, है ना। चाचर भूमि होती थी 3-4 वर्षों तक बिना भूमि किए, बिना वर्षा किए छोड़ देना, है ना, बिना मतलब बोए छोड़ देना 3-4 वर्षों तक, मतलब 1-2-3 साल कर ली खेती, फिर 3-4 वर्षों तक खाली छोड़ दिया ताकि उसकी उर्वरता रिगेन हो जाए उसमें, ठीक है। और जो बंजर भूमि होती थी वो 4-5 वर्षों तक भी भूमि खाली पड़े रहे, मतलब भूमि में कोई अनाज ही पैदा नहीं हो रहा। इस तरह पोलज, प्रति, चाचर और बंजर 4 तरह की भूमियाँ उस काल में अकबर ने विभाजित करवाई थी। अकबर ने सूर्य की गणना के आधार पर इलाही संवत चलाया था और इसे आगे चलकर फसली संवत भी कहा गया। इलाही धर्म ही नहीं चलाया था दोस्तों, उन्होंने इलाही संवत भी चलाया गया था और इस संवत को आगे चलकर फसली संवत भी कहा गया। अकबर पहला शासक था जिसने भूमि मापन हेतु जरीब का प्रयोग किया था। बांस का एक टुकड़ा लोहे की कड़ियों से जुड़ा हुआ था, मतलब जो लोहे की कड़ियाँ होती थी, एक बांस का टुकड़ा होता था, दोनों तरफ लोहे की कड़ियाँ लगा दी जाती थी, वो भूमि नापी जाती थी। इसे कहा जाता था जरीब, है ना, ठीक है। गांव में मुकद्दम राजस्व इकट्ठा करता था और पटवारी भूमि का लेखा जोखा करता था। तो हमने पढ़ लिया, गांव का जो मुखिया होता था वो मुकद्दम कहलाता था और पटवारी क्या कहलाता था, पटवारी भूमि का लेखा जोखा करता था और जो मुखिया होता था वही राजस्व इकट्ठा कर लेता था। बाबर और हुमायूं ने हिंदुओं पर जजिया व मुसलमानों पर ज़कात कर लगाया था, है ना। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि बाबर, हुमायूं, इनने हिंदुओं पर जजिया लगाया, मुसलमानों पर ज़कात लगाया। आगे चलकर जो अकबर थे उन्होंने हिंदुओं पे जजिया कर और ये ज़कात कर भी उन्होंने हटा दिया था, लेकिन आगे चलकर औरंगजेब ने फिर से इन्हें शुरू कर दिया था, ठीक है। जजिया सामान्यतः ब्राह्मण, साधुओं, स्त्रियों से नहीं लिया जाता था दोस्तों। जो जजिया कर होता था वो ऐसे नहीं, जजिया कर का मतलब क्या होता था, जजिया कर का मतलब हिंदुओं से लेने का मतलब क्या था कि वो लोग यूँ कहते थे कि आप एक मुस्लिम, राजा तो हमारे मुस्लिम थे, तो आप एक मुस्लिम साम्राज्य में रह रहे हो, इस्लाम साम्राज्य में रह रहे हो, तो हम आपकी रक्षा कर रहे हैं कि आप हमारे धर्म के तो हो नहीं, आप दूसरे धर्म के हो, दूसरे धर्म के होने के पश्चात भी हमारे साम्राज्य में आपको सुरक्षा दी जा रही है, तो इस सुरक्षा के बदले आप हमें एक टैक्स दीजिए जिसका नाम रखा गया जजिया कर, है ना। लेकिन ये जजिया कर दोस्तों स्पेशल ऐसे कोई पर्टिकुलर टैक्स, मतलब बर्डन वाला टैक्स नहीं था कि जिससे हिंदुओं को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो, लेकिन ये था कि थोड़ी सी बेइज्जती फील करवाने के लिए लिया जाता था कि एक तो हिंदू घर का जो मुखिया होता था प्रत्यक्ष रूप से उसे दे के आना पड़ता था ये कर, है ना। दूसरा क्या होता था कि अगर इसका उद्देश्य आय इकट्ठा करना ही होता ना तो इसकी रकम इतनी कम नहीं रखी जाती। तीसरा, इसके अलावा ब्राह्मण लोगों से, साधुओं से, स्त्रियों से, बच्चों से, वृद्धों से, इनसे तो ये कर लिया ही नहीं जाता था। तो इसका मतलब आय इकट्ठा करना नहीं था, इसका मतलब ये था कि मतलब हिंदुओं को फील करवाया जाए कि आप एक मुस्लिम साम्राज्य में रह रहे हो तो आपको हमारा एहसान मानना चाहिए। इस तरह से जजिया कर लिया जाता था। और ज़कात कर जो होता था, ज़कात मुसलमानों में, एक सेकंड, ज़कात मुसलमानों में उनके संपत्ति और राज्य की सुरक्षा के एवज में 2.5% की दर से वसूला जाता था। तो ज़कात मुसलमानों को उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, जैसे जजिया हिंदुओं के लिए होता था वैसा ही सेम ज़कात मतलब इसके लिए होता था मुसलमानों के लिए कि आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कर लिया जाएगा, वो कहलाता था ज़कात कर, ठीक है। खम्स क्या होता था दोस्तों, खम्स होता था मूलतः युद्ध में लूट के माल का भाग होता था जिसका 1/5 भाग राज्य को और 4/5 भाग सैनिकों को। मतलब जहाँ कभी भी युद्ध होता था तो युद्ध में जो सामने वाले साम्राज्य की संपत्ति जो लूटी जाती थी उसका 1/5 भाग तो रख लिया जाता था राज्य के द्वारा और 4/5 भाग जो होता था वो सैनिकों द्वारा आपस में बांट लिया जाता था। तो ये मतलब खम्स होता था मूलतः लूटा हुआ माल, ठीक है। भूमि दान के भी कई प्रकार थे, जागीरी, मदद मास, एम्मा, वक्फ, 2-3 तो पढ़ लिए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जागीरी वह भूमि होती थी जो मनसबदारों को उनके वेतन के बदले में दी जाती थी, ठीक है। यह भूमि हमने पढ़ ली है कई बार, तो ये जागीरी भूमि। मदद माश भी हमने पढ़ लिया, इसे सरयुगल और मिल्क भी कहते हैं दोस्तों, नाम याद रखिएगा। मदद माश भूमि को सरयुगल और मिल्क भी कहते हैं। धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों, गरीबों, अपाहिजों, विधवाओं को जो दान में भूमि दी जाती थी वह मदद मास हमने पढ़ ली है ऑलरेडी। एम्मा क्या होता था, एम्मा वह भूमि प्रार्थना और प्रशंसा के लिए मुस्लिम उलेमाओं को दी जाती थी। एम्मा भूमि ये होती थी, मतलब ये मान लो कि जो मुस्लिम उलेमा धार्मिक व्यक्ति हो गए उनको जो भूमि दी जाती थी दान के रूप में वो एम्मा भूमि कहलाती थी।
और वक्फ क्या होता था, वक्फ में वही होता था कि मतलब जो इस्लाम धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनको जो भूमि दी जाती थी मदद के लिए, वो वक्फ भूमि कहलाती थी। इसके अलावा एक तक्कावी नाम का कर होता था दोस्तों, खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए मुग़ल बादशाहों द्वारा किसानों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया ऋण होता था। दोस्तों तक्कावी एक ऋण होता था, जिस समय आजकल होता है ना कि अगर कहीं भी अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है या फिर बाढ़ से फसल किसानों की नष्ट हो जाती है, तो गवर्नमेंट हमें मुआवजा देती है ना किसानों को, है ना, उसके बदले में। तो वो एक तरह का मुआवजा मान लो कि खेती की बेहतरी और विस्तार के लिए, कि किसान अच्छी खेती कर पाए और उसका विस्तार कर पाए, है ना। तो स्पेशल पर्टिकुलर रूप से किसानों को उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए जो ऋण दिया जाता था वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था तक्कावी ऋण। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा मुग़ल काल का प्रशासन हो गया। लगभग हमने मुग़ल काल की ज़्यादातर बातें तो यहाँ पे पढ़ ली हैं। एक दो लेक्चर और बनेंगे जिसमें मुग़ल काल की संस्कृति और स्थापत्य हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। स्थापत्य भी मुग़ल काल का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुग़ल काल थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुग़ल काल इतना वाइड है कि हम पढ़ने बैठें तो 5-6 दिन में वो पूरा नहीं होता है। मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें समेटने की कोशिश करी हैं, तो उम्मीद है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।